नमस्कार। आज के वीडियो के माध्यम से पुनः 25 प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। यह प्रश्न इस परीक्षा के लिए ही विशेष रूप से बनाई गई है। आसान सी परीक्षा के लिए आसान सा प्रश्न का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले आपको फिर से याद करा दूं, परीक्षा की तैयारी तथा अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग की जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे तथा वीडियो अच्छी लगने पर लाइक भी जरूर करेंगे। आपके लाइक से ही हमें जानकारी मिल पाती है कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे है। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? यह प्रैक्टिस सेट के रूप में रखा गया है। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी और ऑप्शन नंबर डी है गौतम बुद्ध। तो राइट आंसर आपका ऋषभदेव होगा, यानी कि ऋषभदेव के द्वारा ही जैन धर्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, किस यंत्र की सहायता से, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भूकंप की तीव्रता कही गई है। ऑप्शन है रिक्टर पैमाना से, सिस्मोग्राफ से, बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। तो यह प्रश्न शुरुआत में ही आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ और यह प्रश्न काफ़ी पॉपुलर है। इसका जवाब आप आसानी से दे दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आपका कमेंट अन्य लोग के माध्यम से भी देखा जाता है और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अन्य वीडियो की भांति इस वीडियो में भी यह प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ और आप जरूर इसका जवाब देंगे। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किससे? रिक्टर पैमाने से, सिस्मोग्राफ से, बैरोमीटर से या तो फिर हाइग्रोमीटर से। जरूर जवाब देंगे। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था, यह इतिहास से संबंधित प्रश्न है। ऑप्शन है इटली से, इंग्लैंड से, रूस से या तो फिर फ्रांस से। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि इटली में एक शहर था फ्लोरेंस, वहीं से पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सटीक होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है चौथा नंबर, गुरुदेव के रूप में जाना जाता है, यानी गुरुदेव के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है महात्मा गांधी। इसके बाद आगे भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो गुरुदेव के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी गुरुदेव कहने का अर्थ हो गया रविंद्रनाथ टैगोर। इसी प्रकार से वल्लभ भाई पटेल, इसे सरदार की उपाधि दी गई है। सरदार, यानी सरदार कहेंगे तो यह वल्लभ भाई पटेल सूचित होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह देश रत्न के रूप में जाने जाते हैं, देश रत्न। और महात्मा गांधी की बात करें तो वह महात्मा के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर, सूर्य के प्रकाश को, यानी सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है कितना समय लगता है, यह पूछा गया है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 15 सेकेंड, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सटीक आंसर यही होगा, 8 मिनट 16.6 सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बिहार का शोक कहलाता है। ऑप्शन के अनुसार से हमको ढूंढना है, यानी नदी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कोसी, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। और सबसे पवित्र नदी गंगा कही जाती है, यह पवित्र नदी के रूप में जानी जाती है। सबसे पवित्र नदी गंगा को कही जाती है। और यहीं पे यदि बात करें कि सबसे प्रदूषित नदी हो, सबसे प्रदूषित नदी, तो यह साबरमती कहलाती है। साबरमती सबसे प्रदूषित नदी साबरमती और सबसे पवित्र नदी गंगा नदी जानी जाती है। तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाएगा। ऑप्शन ए होगा।
अगला प्रश्न है 7वां नंबर, दाब का एसआई मात्रक। यह फिजिक्स से प्रश्न है कि दाब का एसआई यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन है पास्कल, बार, न्यूटन, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पर देखिए कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल भी होता है, दाब का एसआई मात्रक बार भी होता है, और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है। और एक बातें और हम लोग यहाँ पे जान लें कि एक बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह भी समान रूप से पूछा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। तो दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पास्कल, वार, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर, अनुच्छेद 1 में वर्णन है, यानी संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो अनुच्छेद 1 में क्या वर्णन है यह पूछा गया है। तो अनुच्छेद 1 में, यानी कि आर्टिकल्स 1 में भारत राज्यों का संघ है, इसकी ही चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही होगा। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न पे हम लोग चले। ऑप्शन नीचे और भी दिया हुआ है, लेकिन आपका राइट ए ही होगा। 9 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो भारत का सबसे बड़ा महाद्वीप यह एशिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कुल महाद्वीप की बात की जाए तो इसकी संख्या 7 होती है, जिसमें 4 यहाँ पे दिया हुआ है, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अगला 5वां है अफ्रीका, महाद्वीप है या महादेश भी कह सकते हैं। उसके बाद 6ठा है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वां है अंटार्कटिका। तो एशिया हो गया पहला, यूरोप दूसरा, उत्तरी अमेरिका तीसरा, चौथा दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद 5वां अफ्रीका, 6ठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां होगा अंटार्कटिका। तो प्रश्न के अनुसार से यहाँ पे उत्तर यदि ढूंढे तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, मराठा साम्राज्य का संस्थापक है, यानी कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की। शाहजी भोसले, शिवाजी, राजा राम, ताराबाई। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी को जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है। नाभिकीय संलयन या तो फिर नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ऑप्शन नंबर ए। यह केमिस्ट्री का प्रश्न है, यानी कि नाभिकीय संलयन में 2 नाभिक जुट करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है। और यहीं पे नाभिकीय विखंडन की बात करें तो इसमें 2, यानी कि एक भारी नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाते हैं, तो यह विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, जीवाणु जनित रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग क्या है। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दम्मा, दाद, खाज और उपर्युक्त सभी है। तो जीवाणु जनित यानी कि जीवाणु की सहायता से उत्पन्न होने वाले रोग दम्मा भी है, दाद भी है, खाज भी है, और आगे बात करें तो खुजली भी जीवाणु जनित रोग है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। स्वर वर्ण यानी कि वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, आप डिटेल रूप से हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे। एक स्वर होता है और एक व्यंजन वर्ण होता है। तो यहाँ पे स्वर वर्ण पूछा गया है, यानी कि ओ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, यह होती है अंग अह तक। तो इसकी संख्या यानी स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर। यहाँ से कुछ प्रश्न हम लोग इंग्लिश का देख लेंगे। आर्टिकल्स की संख्या है, तो आर्टिकल्स आप जान रहे हैं ए, ई, आई, ओ और यू होता है। तो इस प्रकार से देखें तो यह 5 आर्टिकल्स है, तो ऑप्शन आपका ए ही सही होगा। और इसके बाद जो शेष बच जाते हैं वह कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, उसकी संख्या 21 हो जाएगी। तो यहाँ पे पूछा गया कि आर्टिकल्स की संख्या कितनी है, तो आर्टिकल्स की संख्या ए, ई, आई, ओ, यू है और यह 5 जानी जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। अमन हैज खाली स्थान है और यहाँ पे इसको फिल करना है, चारों में से कौन होगा, ए, एन, द या नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे देखिए एप्पल का प्रयोग किया गया है, यानी कि अमन के पास एक सेव है, अमन को एक सेव है, तो एक के स्थान पे करेंगे और यहाँ पे एप्पल है, इस एप्पल का शुरू का लेटर ए है, तो इस आधार पर एन एप्पल होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आर्टिकल्स से यहाँ पे फिल करने के लिए कहा गया है, बहुत आसान सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। यू आर एम ए, यह भी आर्टिकल से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे एम ए देखिए, एम तो कॉन्सोनेंट हो जाता है, लेकिन एम को यानी कि इसका साउंड के आधार पे देखिएगा, उच्चारण के आधार पर, तो लिखाएगा एम ए, तो ए स्वर वर्ण है, तो इस आधार पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एन फिल होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। यह भी आर्टिकल से ही रिलेटेड है, खाली स्थान है काउ इज एनिमल, तो यहाँ पे द आदि भर देते हैं, यानी कि वह निश्चित गाय हो जाती है, तो द काउ इज एन एनिमल, ए आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। श्री गणेश करना, यह मुहावरा है, हिंदी व्याकरण का। श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है आदर देना, गणेश जी को प्रणाम करना, कार्य समाप्त करना या तो फिर कार्य प्रारंभ करना। यह भी प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जरूर इसके जानकारी कमेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे चले, 19 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? तो यहाँ पे देखिए शब्द को आप ध्यान पूर्वक देखिए। देवनागरी एक शब्द है और इसमें कौन सा शब्द आपका सटीक है? तो यह देवनागरी ऊपर का ही सही है, ऑप्शन नंबर ए। और इधर देखिए देवी नागरी, यह तो गलत हो जाएगा। देवे नागरी, यह भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन में है देवनागरी, यह भी आपका गलत होगा, क्योंकि गो रोहर्षिकर का प्रयोग किया गया है, जबकि शुद्ध आपका ए ही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है। भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय कमांडर या फिर जनरल होता है? तो भारत का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, अशोक स्तंभ, शेर, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है। जीव जंतु शोषण की क्रिया में लेते हैं, यानी शोषण इसको नहीं पढ़िएगा, श्वसन, टाइपिंग मिस्टेक है, श्वसन, यानी कि शोषण की क्रिया। सांस लेने में क्या प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी। तो जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं श्वसन की क्रिया के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। सरल फल है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सरल फल, अमरूद, केला, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सरल फल अमरूद को भी कहा जाता है, केला को भी कहा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन सी सही होगा, उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है। सह अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझें कि सह अभाज्य संख्या किसे कही जाती है। कोई दो संख्या ले लें, 2 और 3, और 2, 3 यदि लिए तो इसका मोसो आप निकालेंगे और मोसो निकल करके यदि 1 हो जाता है तो ऐसी दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या कही जाती है।
तो 2 4 का यदि आप मोसो निकालेंगे तो यह 1 नहीं होगा, 4 6 का भी निकालेंगे नहीं होगा, 3 6 का भी निकालेंगे तो इसका मोसो 1 नहीं होगा। तो 5 और 6 का यदि आप मोसो निकालेंगे तो इसी का मोसो यानी कि HCF 1 होगा, इसलिए राइट ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अंतिम प्रश्न है 25 नंबर, परिमेय संख्या है पाई 22/7, 5/8 उपर्युक्त सभी। तो परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर ए यानी कि पाई होती है। परिमेय संख्या पाई होती है यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या। इसे फिर से सुधार लें कि अपरिमेय संख्या के रूप में पाई होती है और 22/7 यह परिमेय संख्या होगी, 5/8 यह भी परिमेय संख्या होगी। तो आपका राइट ऑप्शन ए होगा, अर्थात पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी प्रश्नों का अध्ययन किए एक एक करके। तो निश्चित रूप से इन सभी प्रश्नों का अध्ययन आप जरूर करेंगे और यह जो परीक्षा होगी, जिस प्रकार से बातें कही गई है कि एक व्यवहारिक खास तौर पे एक प्रकार की जो आम परीक्षा होगी उसी स्तर के आधार पर पूछा जाएगा। और चाहे जैसी भी परीक्षा हो, इतना प्रश्न जो बेसिक स्तर का होता है इतना तो जरूर आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके ऊपर की ओर थोड़ा क्लिष्ट और जो इससे टफ प्रश्न होगा उसका भी अध्ययन अंततः करते चलेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।